गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने मंजरी के 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था पिछली बार वो था क्यों क्यों लड़की। उसके सारे सवाल भी हमने हल करके आपको दे दिए, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया था और शब्दार्थ लिखने के बाद आप उसका आंसर लिखी होंगी, ये मुझे उम्मीद है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, माकह एक कहानी। इस चैप्टर को भी आप इसका भावार्थ जब मैं भेजूंगी तो उसको लिखने से पहले आप कॉपी में शब्दार्थ लिख लीजिएगा। मंजरी की कॉपी में शब्दार्थ लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद इस कविता का भावार्थ लिखिएगा। और ये कविता कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसका भावार्थ लिखना है, जैसे मैं लिख के आपको दूंगी। इस कविता को कॉपी में नहीं लिखना है। आ गया समझ में? तो अब शुरू करें। ये जो कविता है, आपके जो मंजरी बुक में जो कविता है, माकह एक कहानी, ये इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इन्होंने माकह एक कहानी इस कविता का शीर्षक रखा है, इस कविता का टॉपिक रखा है, शीर्षक रखा है। तो एक बार पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम कविता का अर्थ आपको समझाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात और, अगर हम लोग स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप घर में रीडिंग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। घर में रीडिंग हर चैप्टर का लगाइए। जब तक आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे, शुद्ध उच्चारण करना मुश्किल होगा। इसलिए आपको रीडिंग लगाना चाहिए और हर रोज़ आप एक बार ज़रूर रीडिंग लगाइए। जो चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, पिछला भी चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है, सबका एक बार आप रीडिंग ज़रूर लगा लिया करिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग लगाएंगे तो आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आप शुद्ध उच्चारण करना भी सीख जाएंगी। तो हम लोग एक बार इसका रीडिंग लगाते हैं, इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। माकह एक कहानी, राजा था या रानी, माकह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हामा यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका,
सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ये पूरी कविता बेटा हमने पढ़ लिया, और आप भी कविता का एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। और इस कविता का भावार्थ मैं समझाने जा रही हूँ आपको। आप ध्यान से वीडियोस को सुना करिए, भावार्थ को समझिएगा और उसके बाद आप कॉपी में लिखिएगा। लेकिन इस भावार्थ को करने से पहले आप शब्दार्थ जरूर लिख लीजिएगा। तो अब कविता का अर्थ हम शुरू करते हैं। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, और ये कविता इन्होंने महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध का नाम आप सब ने सुना है ना। महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा, उनके अंदर कितनी करुणा थी, कितनी दया थी, और लोगों को वो ऐसे ही क्षमा कर देते थे। उनके जो ये गुण थे वो जग जाहिर है। उन्हीं गुणों को यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी, अपने बेटे राहुल को एक कहानी के रूप में अर्थात एक कविता के रूप में पूरा सुनाने का प्रयास कर रही हैं। तो अब शुरू करते हैं। माँ का एक कहानी। कवि कहते हैं इसमें कि जो राहुल हैं, यशोधरा का पुत्र जो राहुल है और गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल, वो छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं और कहते हैं माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। अपने माँ से कहानी सुनने का जिद करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। राजा या रानी जो भी था उसकी कहानी तुम मुझे सुनाओ। अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करते हैं। तब यशोधरा कहती हैं, तू है हठी मानधन मेरे। तब वो कहती हैं कि तू तो बड़ा जिद्दी है, तू तो बड़ा जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचा। कहती हैं कि तब सुनो, उपवन में बहुत ही सवेरे सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। बगीचे में बहुत सुबह ही सुबह उठकर, तात मतलब पिता, तुम्हारे पिता टहलते थे। भ्रमण करना मतलब टहलना, टहलते थे। और जहाँ ठंडी ठंडी हवा, बगीचे में ठंडी ठंडी हवा, मन को मोह लेने वाली हवा, सुगंधित हवा बहा करती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, तो वो कहती थी कि वही ठंडी ठंडी हवा जहाँ बहती थी। हाँ माँ, यही कहानी। तो वो कहते हैं, राहुल कहते हैं कि हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। अब यशोधरा आगे कहती हैं कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तब उनकी माँ कहती हैं कि उस बगीचे में तरह तरह के भिन्न भिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे, जिन पर ओस की बूंदें, हिम बिंदु बर्फ की बिंदु या फिर ओस की बूंदें कहते हैं हिम बिंदु को, तो जिस पर बर्फ की बूंदें या ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, जिनके पत्तों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, और उसके कारण हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्की हल्की हवा चलने के कारण जो ओस का पानी था पत्तों पर लहराने लगता था, लहराता था पानी, वो पानी लहराने लगता था। तो राहुल कहते हैं कि हाँ माँ, यही कहानी तुम मुझे सुना दो। आगे कहती हैं यशोधरा, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब उन्होंने आगे कहा कि उस बगीचे में गौतम बुद्ध जहाँ टहल रहे थे, उस बगीचे में अनेक पक्षी
मीठे स्वरों में बोल रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी। पक्षियों की, खग मतलब पक्षी, उन पक्षियों की आवाज आ रही थी। सहसा वहां से अचानक एक हंस जो है ऊपर से आकर जमीन पर गिर जाता है, गिरा बिद्ध होकर खर शर से, और वो फिर बाण से, तीक्ष्ण बाण, बहुत तेज धार वाले बाण से, खर मतलब तेज धार वाला, तेज धार वाला, और शर मतलब बाण, तो उस बाण की चोट से, जो तेज धार वाला है, उस बाण की चोट से एक हंस ऊपर से आकर गिर जाता है और उसके शरीर में तीर लगा रहता है, उसका पंख कट जाता है और हुई पक्ष की हानि, अर्थात उसका एक पंख कटा हुआ है तो उसकी हानि हो जाती है। तो वो कहती हैं कि हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। और ये कहानी जो तुम्हें मैं सुना रही हूँ ये बहुत ही दर्दनाक अर्थात करुणा भरी कहानी है। वो आगे कहती हैं कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब उन्होंने आगे कहा कि जब गौतम बुद्ध ने उस हंस को देखा तो उन्होंने उसको गोद में उठा लिया और हंस को ऐसा लगा जैसे उसने मानो नया जन्म पा लिया, अर्थात उसे नया जीवन मिल गया। इतने में ही अपने जो बाण चलाया रहता है, आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, जो शिकारी बाण चलाया रहता है और उस हंस को मारता है, वो अपने बाण विद्या पर घमंड करके आ जाता है और गौतम बुद्ध से वो अपने उस पक्षी को मांगने लगता है और वो कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, और मैंने जो ये लक्ष्य बनाया था और ये जो मैंने हंस को मारा है वो मेरा शिकार है, इसलिए तुम मुझे दे दो। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लेकिन जो है उस पक्षी, उस शिकारी की बात गौतम बुद्ध नहीं सुनते हैं और उन्होंने उसका जिद स्वीकार नहीं किया और ये कहानी और भी आगे बढ़ चलती है। अब आगे है, मांगा उसने आहत पक्षी, किन तेरे तात किंतु थे रक्षी। उसने कहा कि उसने उस पक्षी को मांगा लेकिन तुम्हारे पिता, तात मतलब पिता, तुम्हारे पिता तो रक्षा करने वाले थे। अतः उन्होंने क्या किया कि तब उसने जो था खग भक्षी, तब गौतम बुद्ध ने क्या किया कि वो जो पक्षी का भक्षक था, जो उस पक्षी का भक्षक था, उसके जिद को स्वीकार नहीं किया और हठ करने की ठानी। अब यही कहानी आगे बढ़ गई और वो जिद करने लगा। एक बार और समझाते हैं कि जब उसने मांगा, उसने आहत पक्षी, जब उसने गौतम बुद्ध से घायल पक्षी को मांगा तो गौतम बुद्ध तो रक्षक थे, इसलिए उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की और उस आखेटक को, उस शिकारी को, उस पक्षी को नहीं दिया। तब उसने जो खगभक्षी था अर्थात भक्षक था, जो उसने हठ करने, जिद करने लगा और अब ये कहानी और आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदै निर्दय में, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब इसमें आपने क्या कहा, देखा कि विवाद जब झगड़ा हुआ तो सदै मतलब दयालु और निर्दय मतलब जिसके हृदय में दिल नहीं हो, दोनों में जो निर्दयी है, जो कट्टर है और जो दयावान है, उन दोनों में झगड़ा होने लगा उस पक्षी को लेकर। और उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों जो है अपनी अपनी बात पर, उभय मतलब दोनों, और जिद करने लगे। आग्रही मतलब अपनी अपनी विषय पर दोनों जिद करने लगे। और उनका विषय क्या था कि गौतम बुद्ध जो है उस घायल पक्षी को देना नहीं चाहते थे और वो भक्षक जो था, जो शिकारी था, वो जिद कर रहा था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी,
तब यही बात जो है न्यायालय में, कोर्ट में पहुंच जाती है और उसके बाद सब लोगों ने ये बात सुनी, सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। और इस बात को जब न्यायालय में ये बात पहुंची तो सबने जाना, इसको सबने सुना और ये कहानी पूरी तरह से सबको मालूम हो गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तब कवि कहते हैं, आगे बताते हैं कि गौतम बुद्ध तो शिकारी के झगड़े को सुनाकर, गौतम बुद्ध के और शिकारी के झगड़े को सुनाकर राहुल की माँ यशोधरा राहुल से पूछती हैं कि हे राहुल, अब तुम इसका निर्णय करो, इस झगड़े में तुम किसकी जीत करोगे, तुम किसकी मदद करोगे, और तुम बताओ कि न्यायालय भी किसका साथ देगा, अर्थात न्यायालय भी किसका निर्णय करेगा कि उस पक्षी को किसको देना है। कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब तुम निर्भय होकर, तुम निडर होकर, बिना डरे अपनी बात बता दो कि उस झगड़े में जीत किसकी होगी। सुन लूं तेरी बानी, मैं तुम्हारे मुंह से भी ये बात सुनना चाहती हूँ कि जो ये कविता मैंने सुनाई तुमको, जो ये कहानी मैंने सुनाई कविता के रूप में, उसमें जीत किसकी होती है और तुम क्या निर्णय करोगे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तब राहुल कहते हैं कि माँ मेरी क्या बानी, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो चुपचाप कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन राहुल आगे बोलते हैं कि कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। तब वो कहते हैं, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके राहुल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है, निर्दोष का मतलब जिसकी कोई गलती ना हो, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो क्या मतलब है कि उसका कोई रक्षा न करे। अब ऐसे कोई रक्षा तो उसका न करे तो फिर वो निर्दोष तो मारा जाएगा ना। इसलिए राहुल ने कहा कि रक्षक पर भक्षक को वारे, अर्थात ऐसे रक्षक के ऊपर उस भक्षक को, अर्थात उस अपराधी को न्यौछावर कर देना चाहिए, अर्थात उस अपराधी को मार देना चाहिए। न्याय दया का दानी, क्योंकि न्याय हमेशा दया से परिपूर्ण होता है और न्याय में भी दया की बात कही गई है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तब उन्होंने राहुल को बता दिया कि तूने वास्तव में कहानी को ढंग से समझ लिया है। तो बच्चों, इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने ये कविता लिखी है। आपको समझ में आ गया होगा। ये कविता पूरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियोस को पूरा पैराग्राफ वाइज लिखिएगा जैसा मैं आपको PDF में भेजूंगी। और उसके पहले आप ये जो शब्दार्थ है, ये जो शब्दार्थ है पीछे भी पेज पर है, सारे शब्दार्थ को लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद ये भावार्थ लिखिएगा जो मैं PDF में भेजूंगी। पूरी कविता आपको अपने कॉपी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।